Students, after completing the trait theories, type theories, Freudian and Neo-Freudian, today we are going to discuss about the behavioral approaches, cultural, humanistic theories. अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट ईयर पिछले साल आपने 2 चैप्टर्स याद होंगे आपको। एक तो मोटिवेशन में आपने अब्राहम मास्लो का पिरामिड किया था, नीड हायरार्की थ्योरी, और जो लर्निंग थ्योरीज है वो सारी आपने की हुई है पहले, तो उसके बेसिस पे बहुत ही आसान हो जाएगा ये समझना। बिहेवियरल अप्रोचेस, बिहेवियरल थ्योरिस्ट जो है उसमें B.F. स्किनर एंड जॉन बी वॉटसन आते हैं। जॉन बी वॉटसन वही है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला था साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, एंड ही चैलेंज द वर्ल्ड इन अ कॉन्फ्रेंस इन 1913 कि आप मुझे एवरेज इंटेलिजेंस के कोई भी बच्चे दो और आप जो उसको बनाना चाहते हो मैं उसको वही बना के दूंगा। आप कहते हो इंजीनियर बनाना है तो मैं उसके अंदर इंजीनियरिंग की का मोटिवेशन पैदा कर सकता हूँ। तो ही इज़ सच अ ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट। ही सजेस्टेड दैट पर्सनैलिटी इज़ ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट। बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो रिजल्ट है किसका, इंट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट। जैसा हमारा एक्सपीरियंस होगा हमारे एनवायरनमेंट में, उसका रिजल्ट हमारी पर्सनैलिटी वैसी ही बनती है। बिहेवियरल थ्योरिस्ट स्टडी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, और ये तो बिहेवियरल थ्योरिस्ट की और बिहेवियरिस्ट की खासियत है कि वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही अपना वो स्टडी मैटर मानते हैं। दे हैव रिजेक्टेड द थ्योरीज लाइक जो इंटरनल थॉट्स के ऊपर फोकस करते हैं उनको इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, मूड पे, फीलिंग्स पे। वो कहते हैं कि ये प्ले तो करते हैं रोल बट इनको मेजर करना बहुत मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थ्योरिस्ट, कंडीशनिंग प्रिडिक्टेबल बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद आवर एनवायरनमेंट विच अल्टीमेटली शेप आवर पर्सनैलिटीज़। वो कहते हैं जो कंडीशनिंग होती है, जो हम लर्निंग करते हैं ट्रायल और एरर मेथड के साथ भी सीखते हैं, या कंडीशनिंग थ्योरीज अगर आपको याद है पावलोव एंड स्किनर हैज़ यूज दीज टू ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, वही हमारे बिहेवियर को शेप करता है। लेकिन यहाँ पर हम पर्सनैलिटी में जो मेन अप्रोच है उसमें लेंगे ईच रिस्पॉन्स इज ए बिहेवियर विच इज़ एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड। जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो सब हमारा बिहेवियर होता है जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। बिहेवियरल अप्रोच, फॉर एग्जांपल जो बच्चे होते हैं शुरू में कुछ सब्जियां नहीं खाते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्यार से उसके बदले में कुछ मिलेगा, एंड दे वांट एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स से एप्रिशिएशन चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। तो ये उनके लिए रिइंफोर्समेंट होती है कि अरे वाह शाबाश मेरे बेटे ने ये खाया ये खाया। Later on, they may eventually learn to eat vegetables not only because their parents are pleased with his behavior, but also because they acquire the taste of those vegetables. शुरू में वो reinforcement के साथ खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्यार से उनको खाना सिखाने से उनके जो टेस्ट है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल के लिए डेवलप हो जाता है। थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज है। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है उसको एक नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। जैसे कि एक कुत्ते के सामने जब भोजन रखा जाता है और उसके साथ अगर बेल या सीटी बजाई जाए तो सीटी आने पे ही उसके मुंह से स्लाइवा आना शुरू हो जाता है। तो स्लाइवा सीटी की आवाज़ से या बेल की आवाज़ से तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग हो जाती है क्योंकि वो एंटिसिपेट करता है कि अब इसके बाद खाना आएगा। अगर ये ट्रायल हम लंबे टाइम तक करते हैं, पहले बेल उसके बाद खाना, बेल खाना, तो कुछ ट्रायल्स के बाद बेल की आवाज़ पे ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। इसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट को देके या पनिशमेंट के साथ हम कम या ज़्यादा रिस्पॉन्स को कर सकते हैं। जैसे कि एक चूहा है वो लीवर दबाता है तो उसको खाना मिलता है एक बॉक्स में, तो ये स्किनर बॉक्स के नाम से फेमस है। दूसरा है अगर वो पूरे के पूरे बॉक्स में अगर करंट आ जाता है तो लीवर दबा के अगर उस करंट से उसको छुटकारा मिलता है, तो इस तरह से पनिशमेंट से भी हम उसको पर्टिकुलर बिहेवियर सिखा सकते हैं। लास्ट आता है हमारा ऑब्जर्वेशन लर्निंग। बच्चे बड़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर्स। बच्चे कैसे सीखेंगे? बड़ों को कॉपी करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है ये कंसिडर करती है कि जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस होता है वो ऑब्जर्व करके होता है, वहाँ पर इमिटेशन बहुत
काम की चीज़ है। बच्चा इमिटेट करता है, जैसा हम उसके सामने करते हैं वो वैसे ही उसको इमिटेट करता है और अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है। इसके बाद आती है कल्चरल अप्रोचेज। दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल पैटर्न। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी आसपास का कल्चर होता है, सोसाइटी में हम जैसी चीज़ें देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम्स प्ले अ वाइटल रोल इन द ओरिजिन ऑफ कल्चरल एंड बिहेवियरल वेरिएशंस। ये भी माना जाता है कि जैसे ग्रुप की इकोनॉमिक कंडीशन होगी उसी के हिसाब से हमारा जो कल्चरल और बिहेवियरल वेरिएशंस आती है। नीचे देखेंगे सबसे पहले एलिमेंट ए, मैंने इसको नाम दिया है, बुक में पैराग्राफ में लिखा है बट मैंने इसकी इक्वेशन बना दी बिकॉज मुझे लगता है टेक्निकली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है लर्नर को। सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचर ऑफ द टेरेन ऑफ द हैबिटेट, जहाँ पर वो इंसान रहता है वहाँ का नेचर कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फ्लोरा एंड फोना, जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज़ की, वो क्लाइमेट कंडीशंस। दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट है जो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सेटलमेंट पैटर्न्स है, सोशल स्ट्रक्चर्स है, डिवीजन ऑफ लेबर है एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, और बच्चों को किस तरीके से पालते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइक पेरेंटिंग में बोले कि परमिसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस भी आगे इम्पैक्ट किसको डालती है, दोनों चीज़ें मिलके इम्पैक्ट डालती है बच्चे की ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट को, जो कि आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी में तब्दील हो जाता है। सो एलिमेंट ए लीड टू द एलिमेंट बी। एलिमेंट ए की वजह से एलिमेंट बी डेवलप होता है और एलिमेंट ए और बी दोनों को जोड़ के चाइल्ड की पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। कल्चरल अप्रोचेज, रिचुअल्स, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड प्ले आर द मीन्स थ्रू विच पीपल पर्सनैलिटी गेट्स प्रोजेक्टेड इन अ कल्चर। हम अपने जो डे टू डे लाइफ में अपने कल्चर में जो हमारे रीति रिवाज है, जो सेरेमनीज है, जो फंक्शंस होते हैं, उनमें हम अपने कल्चर में पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट होते देख सकते हैं। पीपल डेवलप वेरियस पर्सनैलिटी या बिहेवियरल क्वालिटीज इन एन अटेम्प्ट टू अडेप्ट टू द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ ए ग्रुप्स लाइफ। लोग अपने आसपास अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। कल्चरल अप्रोच कंसिडर पर्सनैलिटी एज एन अडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इकोलॉजी एंड कल्चर। कल्चरल अप्रोच ये मानते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है वो अडेप्टेशन है वहाँ पे जो सोसाइटी है उसकी डिमांड्स का। एक यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दिया है, बिरहोड़ करके एक ट्राइबल ग्रुप है झारखंड में, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। बिरहोड़ ट्राइब क्या करती है, ये अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट हंटर बनाती है। इंडिपेंडेंट हंटर मतलब उनको शिकार करने के लिए भेज देती है और ऑटोनोमस डिसीजन मेकर बनाती है। वो कहती है कि आप अपना डिसीजन खुद लो। इससे बच्चे रिस्क टेकिंग हो जाते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में और अच्छे डिसीजन मेकर भी बनते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में, ये ट्राइब का एग्जांपल था, दूसरा एग्रीकल्चर सोसाइटी। हमारे एग्रीकल्चर सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में बच्चों को ओबीडियंट बनाया जाता है कि आप बड़ों के लिए ओबीडियंट रहो, और छोटे बच्चों से हमेशा बोलते हैं बड़े को कि ये छोटा है इसको मारो मत। तो इस तरह की नर्चरेंट टू द यंगस्टर्स, छोटे बच्चों के सामने उसको बोला जाता है कि आप इसकी केयर करो। रिस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज़, उनको ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाने को बोला जाता है। बिहेवियरल क्वालिटीज़ मेक पीपल मोर फंक्शनल इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, और एग्रीकल्चरल सोसाइटी में इसी तरीके से बिहेवियरल क्वालिटीज़ की वजह से लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ऊपर उठा सकते हैं। द अबव फीचर become dominant feature of people's personality in contrast to independence, autonomy and achievement। लेकिन इन फीचर्स की वजह से क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते और उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पेरेंट्स के पास ही होती है और अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। अब हम रुख करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस की तरफ। ह्यूमनिस्ट थ्योरी में दो लोगों का नाम सबसे ज़्यादा आगे लिया जाता है, कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइकोलॉजी को ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए यूज़ किया। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज़ द फर्स्ट मेन टारगेट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज। दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेज आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द नीड्स, आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द नीड्स विच इज़ द इनेट नीड फॉर पर्सनल ग्रोथ। ये कहते हैं कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है वो हमेशा अपनी तरफ खींचती है। तो ये इनेट नीड है, इनबोर्न है, ये बचपन से ही हर इंसान में
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाने का एक अंदर से ही मोटिवेशन होता है। ही बिलीव्स दैट फुलफिलमेंट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स। हम अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, यही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स का काम करता है। पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल्स एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपनी जितनी कैपेबिलिटीज़ है, जितनी पोटेंशियल्स है और जितनी टैलेंट है उसको पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके, और अगर वो नहीं कर पाते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर उनमें गुस्सा आता है, बाकी चीज़ें आती है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले हमेशा इंसान की फुली फंक्शनिंग पे काम करते हैं। देयर इज़ एन इनबोर्न टेंडेंसी अमंग पर्सन्स दैट डायरेक्ट्स देम टू एक्चुअलाइज देयर इनहेरिटेड नेचर, और इसी नेचर की वजह से उनके अंदर से इनबोर्न क्वालिटी होती है अपनी पोटेंशियल को यूज़ करने की। अब कार्ल रोजर्स की बात करते हैं। इनकी दो बेसिक अजम्पशंस थी। फर्स्ट, बिहेवियर जो होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है एंड वर्थ वाइल टू द सोसाइटी, एंड हमेशा इंसान दूसरों की मदद करना चाहता है जिससे कि उसको खुशी मिलती है। ये बेसिक अजम्पशन ये मान के चलते हैं। सेकंड है पीपल हु आर इनेटली गुड। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बचपन से ही अच्छे होते हैं। विल ऑलवेज चूज अडेप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। वो लोग हमेशा ही सोसाइटी के साथ अडेप्टेशन करते हैं बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, एंड एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन भी वही अच्छे से कर सकते हैं जो कि बुद्धिमान व्यक्ति होता है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर की तरफ ये अग्रसर होते हैं जिसमें कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के काम आना। तीन चीज़ें इन्होंने एक इंसान में बहुत महत्वपूर्ण मानी है, वो है एम्पैथी, कंग्रुएंस एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। वो कहते हैं अगर किसी की आपको मदद भी करनी है तो आप उसमें कंडीशंस मत लगाइए कि आपको रिटर्न बैक होगा। सो अनकंडीशनली आपको अपनी पॉजिटिविटी दूसरे को दिखानी है, तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है बिना किसी जजमेंट के। और जो एम्पैथी होती है, एम्पैथी दूसरे के दुख को वैसे ही समझना जैसे कि उसको वो दुख हुआ, जैसे कि आपको ये दुख हुआ है। तो पुट योर फीट इन द अदर्स शूज। तो एम्पैथी होता है परानुभूति, एज इट इज़ फील करना दूसरे के दुख को। अब इसमें कंग्रुएंस की बात करते हैं। हर इंसान का जो अपना एक सेल्फ कंसेप्ट होता है, जो वो अपने बारे में जानता है और जो वो एक्सपीरियंस करता है, अगर उन दोनों में बीच में आप एरिया देखिए फर्स्ट में इनकंग्रुएंस की स्टेज में, इसमें ओवरलैपिंग कम है। इसका मतलब है कि जो इंसान एक्सपीरियंस करता है और जो अपने बारे में सोचता है, उन दोनों में समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है। या फिर ये मान के चलिए उसका जो आइडियल सेल्फ है और रियल सेल्फ है दोनों एक जैसे नहीं है। वो सोचता है बहुत अच्छा करने की, पर रियलिटी में वैसा नहीं कर पाता, जिससे इनकंग्रुएंस की स्टेट आ जाती है। दूसरा है एक्सपीरियंस और सेल्फ कंसेप्ट अगर एक दूसरे के जैसा है मैक्सिमम, तो वहाँ पर कंग्रुएंस की स्टेट आ जाती है। और कंग्रुएंस का मतलब है जो उसका आइडियल सेल्फ है, जो आइडियली वो बनना चाहता है, जो वो लोगों के साथ बिहेवियर करना चाहता है, रियलिटी में भी वो वैसा ही है। थोड़ा बहुत फर्क है जो धीरे धीरे रियल सेल्फ को आइडियल सेल्फ की तरफ ले जाता है। अब्राहम मास्लो 1908 to 1970, he is considered as the father of humanistic psychology and creator of Maslow's hierarchy of need। ये थ्योरी मैनेजमेंट में, IIM वगैरह इंस्टीट्यूट्स में, इवन IIT के छात्रों को भी पढ़ाई जाती है इन साइकोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर ऑल द इंजीनियरिंग एंड स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। मास्लो का मोटिवेशनल मॉडल, सबसे पहले डेफिशिएंसी नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड, जिसमें कि आपका नीड फॉर ऑक्सीजन या फिर आपका हंगर, थर्स्ट, वाटर की नीड हो गई, खाने की नीड हो गई। सेकंड पे आती है आपकी सेफ्टी नीड। सेफ्टी में आपकी फैमिली, आपका घर जहाँ पे आप रहते हो सेफ्टी के लिए, और उसके बाद आपकी जो ग्रुप में हम रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं सेफ्टी के लिए। इसके बाद आती है बिलोंगिंग एंड लव नीड। दिस इज रिलेटेड टू द फैमिली, बिलोंगिंगनेस। हम जिन लोगों के साथ हमारा प्यार होता है, जो हमारी फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, ये सारी बिलोंगिंग एंड लव नीड में आते हैं। इसके बाद सम्मान, एस्टीम नीड। फिर हम सम्मान की बात करते हैं, इंसान अपना करियर बनाता है, सोचता है आगे जाने की, किसी पद पर पहुंचता है। इसके बाद जो ग्रोथ नीड है, ग्रोथ नीड में जो ट्रांसीडेंस और कोग्निटिव नीड है, ये इन्होंने सबसे लास्ट में इन्होंने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया था, तो इन्होंने ये दो नीड इसमें ऐड कर दी थी। इससे पहले इसमें एस्टीम नीड थी, और एस्टीम नीड के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में ये था कि जब इंसान चैरिटी की तरफ जाता है, दूसरों की हेल्प करना शुरू करते हैं,
देन वन क्वेश्चन अराइज कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब दूसरों की हेल्प इसलिए करते हैं कि उनको टैक्स बचाना होता है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने नाम के लिए करते हैं, फेम के लिए करते हैं। तो इसके बाद इन्होंने इससे भी एक हायर स्टेट निकाली, ट्रांसीडेंस नीड। तो ट्रांसीडेंस नीड एकदम से सबसे ऊपर की स्टेट होती है, जैसे निर्वाणा हम लोग मानते हैं। सो इट इज़ लाइक ए निर्वाणा, कि जब आप मोह माया से दूर हो जाते हो लेकिन जब दूसरों की हेल्प करते हो तो वहाँ पर कोई इच्छा नहीं रह जाती है। तो ये ग्रोथ नीड है। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले क्या मानते थे, हु इज़ अ हेल्दी पर्सन। जनरली हम लोग क्या मानते हैं, जो इंसान सोसाइटी में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाता है वो एक हेल्दी पर्सन है। सेकंड, जो अपने बारे में अच्छे से जानता है, द पर्सन हु हैज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड हु इज़ इन द प्रेजेंट ओनली। जो प्रेजेंट के बारे में अवेयर है वो हेल्दी पर्सन है। ह्यूमनिस्टिक वाले इससे भी थोड़ा अपर स्टेट में मानते हैं, एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड व्हाट दे मेक ऑफ देयर लाइफ्स एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव द करेज टू बी। इसमें ह्यूमनिस्टिक वाले कहते हैं कि जो भी इंसान के साथ हुआ है वो सब उनकी खुद की वजह से हुआ है और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, ना कि दूसरों पे ब्लेम करना चाहिए। एंड इसलिए उनके पास करेज होना चाहिए इतना। दे एक्सपीरियंस हेयर एंड नाउ आर नॉट ट्रैप्ड। और जो वो एक्सपीरियंस करते कि बस अभी यहीं अभी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में होने का मतलब है लविंग काइंडनेस, कि आप काइंडनेस और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करो। यू हैव टू फॉरगिव द अदर पीपल एंड हेयर एंड नाउ में ट्रैप नहीं होना है इसमें कि अभी करना है। यू कैन वेट एंड हैव पेशेंस। दे डू नॉट लिव इन द पास्ट और ड्वेल इन द फ्यूचर थ्रू एंक्शियस एक्सपेक्टेशंस। जो एक हेल्दी पर्सन है वो कभी भी अपने पास्ट में नहीं उलझा रहता है और ना ही अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंक्शियस होता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन एज पर द ह्यूमनिस्टिक perspective. Thank you very much.